हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की NCERT हिस्ट्री की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पर हम लोग राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर पूछा गया है कि कुछ लोग शासक कैसे बने। देखिए, जैसा कि हम लोगों ने अध्याय 5 में पढ़ा था, अध्याय 5 में हमने ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ा है और ऋग्वैदिक काल का समय जो है आज से 3500 साल पहले का माना जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में जो भी राजा होते थे, राजा से मतलब सरदार जो होते थे, वो जन यानी कि लोगों के द्वारा चुने जाते थे। यानी ऋग्वैदिक काल में कोई प्रॉपर राजा नहीं होते थे, बल्कि जो राजा शब्द यहाँ यूज किया गया है सरदार के लिए किया गया है। और सरदार का पद भी वहां पर वंशानुगत नहीं था। यानी वहां पर ऐसा नहीं था कि सरदार का बेटा बाद में फिर से सरदार बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति को सरदार या राजा के रूप में चुनते थे। लेकिन करीब 3000 साल पहले, ऋग्वैदिक समाज के लगभग 500 साल बाद, आज से करीब 3000 साल पहले जो उत्तर वैदिक काल का पीरियड है, उत्तर का मतलब होता है बाद के वैदिक काल का जो पीरियड है, इसमें राजा बनने की जो प्रक्रिया है इसमें परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा का जो पद है ये वंशानुगत हो गया है। अब कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों के जरिए, यज्ञों को आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। यानी बड़े बड़े यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ यहाँ पर किए जाने लगे हैं और अश्वमेध यज्ञों के जरिए लोग बड़े बड़े राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं। जो अश्वमेध यज्ञ है ये विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ के बारे में आपने रामायण सीरियल में या फिर जो अन्य सीरियल हैं उनमें देखा होगा। इसमें क्या होता है, इसमें घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता है और वो घोड़ा जिन जिन इलाकों से होकर गुजरता है, अगर वहां के राजा उस घोड़े को गुजरने देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये जो इलाके के राजा हैं ये बड़े राजा की अपनी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। और मान लीजिए कोई राजा इस घोड़े को अगर पकड़ लेता है, रोक लेता है, तो उसे जो है अश्वमेध करने वाले राजा से युद्ध लड़ना पड़ता है। तो यहां पर वही बताया गया कि और जो राजा इसे रोकता था तो उसे अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अश्वमेध यज्ञ करने वाला जो राजा है बहुत शक्तिशाली माना जाता था। और देखिए, अश्वमेध करने वाला जो राजा है अपने जो अधीनस्थ राजा हैं उन सबको इस यज्ञ में आमंत्रित करता था। इन यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। राजा के सगे संबंधी भी अनुष्ठान में, यानी राजा के जो सगे संबंधी हैं वो अश्वमेध के अनुष्ठान में छोटे मोटे जो अनुष्ठान होते हैं उनमें भाग लेते थे। बाद बाकी जो अन्य सारे आमंत्रित राजा थे ये सिर्फ यज्ञ को देखते थे, उसमें भाग नहीं लेते थे, बल्कि दूर से बैठ के देखते थे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे और जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे तो उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी जो लोग शूद्र माने जाते थे, जो लोग पुरोहितों की नजर में शूद्र थे, वो किसी भी अनुष्ठान में शामिल नहीं होते थे। अब देखिए, यहाँ पर उत्तर वैदिक ग्रंथों की रचना के बारे में बताया गया है। देखिए, ऋग्वैदिक काल के ग्रंथों में ऋग्वेद आता है। उत्तर वैदिक का मतलब यह है कि ऐसे ग्रंथ जो कि ऋग्वेद के बाद में रचे गए हैं उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अन्य ग्रंथ शामिल हैं। इन सभी को उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। क्योंकि ऋग्वेद की रचना जो है ऋग्वैदिक काल में हुई है, इसलिए ऋग्वेद जो ऋग्वैदिक ग्रंथ है और बाद बाकी के जो ग्रंथ आप देख रहे हैं इन सबको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है। इन ग्रंथों में सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का जो जिक्र है ये ग्रंथों में देखने को मिलता है। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया था जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण आते थे। तो ब्राह्मण जो है वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर आते हैं। ब्राह्मणों का काम क्या होता है, वेदों का अध्ययन अध्यापन करना और यज्ञ करना, ये ब्राह्मणों का काम होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आते हैं। क्षत्रिय मतलब शासक वर्ग। तो शासक वर्ग का काम क्या है, युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। क्षत्रिय के बाद तीसरे नंबर पर विष या वैश्य आते हैं। तो वैश्यों में कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। और सबसे अंतिम पायदान पर शूद्र आते हैं। शूद्रों का काम क्या था, अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना। देखिए, यहां पर बताया गया है कि क्षत्रिय और वैश्य इन दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन शूद्रों को कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया है। प्राय उत्तर वैदिक काल में जो औरतें हैं उनको शूद्रों के समान ही माना गया है। महिलाओं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन के अधिकार नहीं दिए गए थे। यानी महिलाएं और शूद्र जो है ये वेदों के अध्ययन नहीं कर सकते थे। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्गों का निर्धारण जो है जन्म के आधार पर होता था। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म ले रहा है तो जन्म से ब्राह्मण ही होगा। कोई व्यक्ति अगर जन्म से शूद्र कुल में जन्म ले रहा है तो वो शूद्र ही होगा। वहीं अछूत वर्गों में, अछूत का मतलब ऐसे वर्ग जिनको छूना या जिनका स्पर्श जो है अपवित्र माना जाता था, तो अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, चांडाल का मतलब शव दफनाने वाले जो लोग थे उन्हें चांडाल बोला जाता है, चांडाल तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। और इन लोगों से संपर्क जो है अपवित्र माना जाता था। तो यहाँ पर अछूत प्रथा का भी चलन आपको देखने को मिलेगा। अनटचेबिलिटी का चलन इस काल में आपको देखने को मिलता है। वहीं उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में
कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि यहाँ पर जो ब्राह्मणी प्रभाव या पुरोहितों का प्रभाव जो था वो बहुत सीमित था। इसलिए पूर्वोत्तर भारत में, जो उपमहाद्वीप का पूर्वोत्तर क्षेत्र है, वहाँ पर आपको अनटचेबिलिटी या जो जो वर्णाश्रम वाली व्यवस्था है बहुत कम देखने को मिलेगी। अब देखिए, जनपद का जिक्र किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जैसा कि हमने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में सरदार होते थे, अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते क्या हो गया है, यहाँ पे राजा बनने लगे हैं। तो महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। यानी आज के जो जनपद हैं, जैसे जैसे हम जिला बोलते हैं, वही जनपदों के राजा उस समय ये माने जाने लगे हैं। जनपद का जो शाब्दिक अर्थ होता है जन के बसने की जगह, जन का मतलब लोगों के बसने की जगह को जनपद कहा जाता है। तो कुछ पुराने जनपदों का उत्खनन किया गया, पुराने जनपदों के क्षेत्रों का उत्खनन किया गया है। उनमें दिल्ली में पुराना किला है, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर है, और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं, क्योंकि पुराने जनपदों के कुछ टीले हैं। यहाँ के लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों और अन्य जानवरों को ये पालते थे। उत्खनन में ये बात सामने आई है। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में जो उत्खनन हुआ है, उस उत्खनन में कुछ यहाँ पर पात्र भी मिले हैं। तो खुदाई में कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के चित्रित धूसर पात्र भी मिले हैं। इन बर्तनों पर चित्रकारी आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक इन क्षेत्रों से उत्खनित एक पात्र है जो कि आपके सामने यहाँ पर चित्र में लगाया हुआ है। अब देखिए, जनपद के बाद यहाँ पर महाजनपद आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि उत्तर वैदिक काल की स्टार्टिंग में हमें जनपद देखने को मिलते हैं, और जनपद के बाद लगभग 500 साल बाद महाजनपद का पीरियड स्टार्ट हो जाता है। यानी करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद जो थे अधिक शक्तिशाली या महत्वपूर्ण हो गए, तो इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, और इसी राजधानी से पूरे प्रशासनिक या राजकीय कार्य संपन्न किए जाते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें तैयार की गई थी। अब देखिए, पहले की तुलना में क्या है, ऋग्वैदिक समाज में आपने देखा होगा, ऋग्वैदिक समाज में कोई प्रॉपर सेना नहीं होती थी, बल्कि कबीले के जो पुरुष होते थे वही मिलकर युद्ध लड़ते थे। अब महाजनपद काल तक आते आते क्या हुआ है, यहाँ पर परिवर्तन आया है थोड़ा सा। यहाँ राजा अब सेना रखने लगे थे, और सिपाहियों को अब नियमित वेतन देकर पूरे साल सैनिक के तौर पर रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। यानी कुछ भुगतान जो है पंच सिक्के होते हैं, जिनको पंच करके बनाया जाता है, उन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो कुछ भुगतान जो है आहत सिक्कों के रूप में भी होता था। आपके सामने यहाँ पर एक इमेज लगाया गया है। तो ये कौशाम्बी किले की दीवार है, जिसका निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। उसकी दीवार यहाँ पर आपके सामने लगाई गई है। देखिए, आपकी किताब में महत्वपूर्ण महाजनपद और जनपद का और नगर का मैप यहाँ पर दिया गया है। तो प्राचीन बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची दी गई है। हालांकि यहाँ पर 16 महाजनपद इस मैप में नहीं दिखाए गए हैं, कुछ कुछ दिखाए गए हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर अतिरिक्त जानकारी के तौर पर रख दिए हैं ये। तो आज से 2500 साल पहले जो 16 महाजनपद थे, उनमें से कौन कौन से महाजनपद थे? काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। तो आज से 2500 साल पहले ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनका जिक्र बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बार मैं आपको मैप जूम कर दे रहा हूँ, तो जूम करके आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रमुख जगहों के नाम दिए गए हैं उस समय के। जैसे अंग है, वज्जी है, वैशाली, मगध, इधर राजगृह कौशाम्बी है, कौशल देख पा रहे हैं, यहाँ पर पांचाल है, हस्तिनापुर, कुरु है, इधर अवंती है ना, ऊपर गांधार है। तो ये कुछ यहाँ पर प्राचीन जो महाजनपद यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा उस समय के जो प्रमुख नगर हैं वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब देखिए, यहाँ पर महाजनपदों में कर व्यवस्था के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, महाजनपद काल तक आते आते जो राजा थे वो नियमित सेना रखने लगे थे। तो जब नियमित सेना पूरे साल रहेगी तो उसको देने के लिए वेतन भी चाहिए। वेतन कहाँ से आएगा? वेतन आएगा कर से, यानी टैक्स से आएगा। और टैक्स जो है आम लोगों से, शिल्पकारों से या राज्य में रहने वाले जो अन्य लोग हैं उनसे वसूला जाएगा। तो महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। प्राय उपज का 1/6 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी जो भी फसल होती थी, फसल का 1/6 हिस्सा जो है कर के रूप में निर्धारित था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। कारीगरों के ऊपर जो है श्रम के रूप में कर लगाए गए, तो उन्हें श्रम के रूप में प्राय राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। वहीं पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटकों और संग्राहकों को जंगल से प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं वो देनी होती थी। इसके अलावा अब इस काल में आपको 2 बड़े परिवर्तन कृषि में देखने को मिलते हैं। पहला परिवर्तन है, हल्के फाल अब लोहे के बनने लगे हैं। यानी जो हल्का फाल है, ये वाला जो हिस्सा है,
जिससे जमीन जोती जाती है, पहले ये लकड़ी या फिर अन्य धातुओं का होता था, तो लकड़ी या जो अन्य धातु है कठोर जमीन को नहीं जोत पाती थी। अब जब लोहे के फाल बनने लगे हैं तो इससे क्या हुआ है कि कठोर से कठोर सतह जोती जा सकती थी, जिससे कि बड़ी संख्या में खेती की जमीन जोती जा सकती थी। और इससे क्या हुआ, इससे उपज बढ़ गई, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरा परिवर्तन क्या था कि लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। पहले क्या करते थे लोग, पहले लोग बीजों को छिड़का करते थे। तो बीजों को छिड़कने में क्या होता है, कुछ बीज जो हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनके द्वारा खा लिए जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, तो पैदावार कम होती थी। तो अब लोगों ने क्या किया कि बीजों को पहले कहीं रोप कर उनसे पौध तैयार की और उस पौध को रोपना स्टार्ट कर दिया। तो लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात बीज छिड़कने की बजाय छोटे पौधों का रोपण स्टार्ट किया। इससे भी पैदावार बढ़ गई। जो खेती का काम है, खेती का काम दास, दासी और भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जिनको कमकार कहा जाता है, ये लोग करते थे। अब देखिए यहाँ पर कुछ महाजनपदों का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर मगध महाजनपद के बारे में बताया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप में, ये मगध महाजनपद का मैप है। तो गंगा और सोन जैसी नदियां मगध महाजनपद से होकर बहती थीं, और ये जो नदियां थीं ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थीं। मगध का एक हिस्सा जो था जंगलों से भरा हुआ था, और इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे की खदानें भी थीं, तो मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए यहां से लोहा प्राप्त होता था। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक तो बिंबिसार, उसके बाद अजातशत्रु या अजातशत्रु, ये दो शासक हुए हैं। इनके अलावा एक शासक और भी हुए हैं यहाँ पर, महापद्मनंद। तो महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे, और इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र जो है इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया। देखिए स्टार्टिंग में जो मगध था, मगध का इलाका केवल ये था। महापद्मनंद के काल तक आते आते मगध का इलाका का विस्तार इस तरह से आगे तक हो गया था, उत्तर पश्चिम क्षेत्र तक हो गया था। बिहार में आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही, और फिर बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है इसको राजधानी बनाया गया। लगभग 2300 साल पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर, इसने मगध की ओर कूच करना चाहा, लेकिन इसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसके सिपाही जो है मगध की विशाल सेना को देखकर भयभीत थे। उन्हें पता था कि मगध के शासकों के पास एक विशाल हाथी घोड़ों की सेना है जिससे वो नहीं लड़ सकते हैं। तो इन सिपाहियों को ब्यास नदी के किनारे से ही लौटना पड़ा। इसके अलावा दूसरा महाजनपद है वज्जी महाजनपद। देखिए वज्जी महाजनपद का क्षेत्र जो है मगध के बगल में ही था, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली वर्तमान बिहार में पड़ती है। यहाँ पर एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गढ़ या फिर संघ कहते थे। गढ़ का मतलब होता है कई सदस्यों वाला समूह, और संघ का मतलब होता है संगठन या सभा, उसे संघ कहा जाता है। देखिए गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी यहाँ पर कोई पर्टिकुलर एक राजा नहीं होता था, बल्कि गढ़ या संघ में कई सारे राजा मिलकर शासन चलाते थे। ये सभाओं में बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए योजना बनाते थे। स्त्रियां, दास और कम्मकार यानी जो खेतिहर मजदूर हैं, इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। यानी इसमें स्त्रियां, दास और जो कम्मकार हैं, इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर, जिनके बारे में हम आगामी अध्याय में पढ़ेंगे, तो बुद्ध और महावीर दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ पर अजातशत्रु यानी अजातशत्रु जो कि मगध के राजा थे, तो मगध के राजा ने वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री को वज्जी संघ पर आक्रमण करने के लिए बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा, तो वत्सकार को भेजा था। ये कई बार पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। वज्जी संघ का जो वर्णन है ये बौद्ध ग्रंथ दीघनिकाय में मिलता है, और दीघनिकाय की रचना जो है आज से करीब 300 साल पहले की गई थी। कई शक्तिशाली राजा ऐसे भी थे जो कि इन संघों को जीतना चाहते थे। इन सब के बावजूद भी संघ वाले जो गढ़ या संघ वाले जो राज्य हैं, अब से लगभग 1500 साल पहले तक ये चलते रहे हैं। लगभग 5वीं सदी तक ये गढ़ या संघ वाली व्यवस्था जो है चलती रही है। अंत में गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर इन्हें अपने राज्य में मिला लिया। अब देखिए अन्यत्र में यहां पर एथेंस की बात की गई है। तो लगभग आज से 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। हालांकि ये आज के प्रजातंत्र या गणतंत्र से बिल्कुल अलग था, और यह व्यवस्था जो लगभग 200 सालों तक चली थी। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। यानी यहाँ पर ये जो शासन प्रजातंत्र की शासन व्यवस्था है, इसमें वो सभी नागरिक शामिल थे जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और जो दास नहीं है। प्रमुख विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार सभा बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों के माध्यम से की जाती थी। लॉटरी सिस्टम के द्वारा यहाँ पर नियुक्ति होती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी।
यहां पर भी आप देखेंगे कि औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। इसके अलावा व्यापारियों, शिल्पकारों, दासों और बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिला था और ये लोग भी सभा में एंटर नहीं कर सकते थे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में बताया गया है। नए शासक आज से करीब 3000 साल पहले हुए हैं। महाजनपद काल लगभग 2500 साल पहले रहा है। सिकंदर का आक्रमण, दीनगाय का लेखन करीब 2300 साल पहले हुआ है। गढ़ या संघ राज्यों का अंत आज से लगभग 1500 साल पहले हुआ है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही साथ इस वीडियो से संबंधित जो प्रश्नोत्तर वाला वीडियो है वो भी अवश्य देखिए, ताकि जो भी चीज़ें आपने आज पढ़ी हैं उन चीज़ों को आप अच्छे से परख पाएं कि आपने कितना सीखा है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं जो आपके लिए टाइम टेबल चला रहा हूं, आपके लिए सीरीज चला रहा हूं ये आपको पसंद आ रही होगी। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं वो भी इससे जुड़ सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।